हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मुस्कान पर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माई नेम इज़ मुस्कान साहू। आई हैव क्वालिफाइड JRF in 2020 with 99.73 percentile in commerce. I have also qualified only NET 2 times in June 2019 and December 2019 respectively. I have completed my AMCOM in 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंबाइंड लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, तो आपको कंबाइंड लेवरेज समझने में आसानी होगी। चलिए आइए पहले हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज का। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डॉल का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डॉल में हम क्या मेजर करते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में हम क्या मेजर करते हैं? हम इसमें मेजर करते हैं कि सेल्स के चेंज इन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वी मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन द चेंज इन EBIT, कि सेल्स में जो चेंज हो रहा है उसका EBIT पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसका एक और फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक, फिर उसके बाद देखिए फाइनेंशियल लेवरेज, DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। इसमें हम देखते हैं कि जो EBIT है उसमें चेंज होने पर उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो उसका हमारे EPS पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर EBIT में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसका हमारे EPS पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम मेजर करने के लिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है क्या? EBIT अपॉन EBT। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब हम देखते हैं क्या कंबाइंड लेवरेज। डिग्री ऑफ देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज में हम क्या पढ़े थे? ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज हमें किसके बारे में बताता है? ऑपरेटिंग लेवरेज हमें ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बताता है। जबकि फाइनेंशियल लेवरेज हमें किसके बारे में बताता है? इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में बताता है। अगर ये दोनों बिजनेस में है तो हम क्या बोलेंगे? बिजनेस में कंबाइंड लेवरेज है। अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को मिलाकर अगर हम पूछे कि कंपनी में टोटल लेवरेज क्या है, तो वो निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज हमें क्या बताता है? कंबाइंड रिस्क बताता है, टोटल रिस्क, कि कंपनी में कितना टोटल रिस्क है, चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बोथ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, कॉल्ड एज कंबाइंड लेवरेज। देखिए कंबाइंड लेवरेज क्या होता है? चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बोथ क्या क्या? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे? कंबाइंड लेवरेज। अगर किसी कंपनी में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का चांस है तो हम क्या बोलेंगे? उस कंपनी में क्या है? कंबाइंड लेवरेज है। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज शोज द ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या दिखाता है हमें? ऑपरेटिंग रिस्क, कि बिजनेस में कितना ऑपरेटिंग रिस्क है, and is measured by the percentage change in EBIT due to percentage change in sales। और हम ये कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज चेंज इन EBIT
ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हम कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या मेजर करते हैं कि सेल्स में जो चेंजेस हो रहा है उसका हमारे ईबीआईटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। द फाइनेंशियल लिवरेज शोज द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज क्या दिखाता है? हमें फाइनेंशियल रिस्क दिखाता है एंड इज मेजर्ड बाय द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। और ये मेजर किया जाता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, कि ईबीआईटी में चेंज होने का ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये मेजर करके हम क्या मेजर करते हैं कि कंपनी में कितना फाइनेंशियल रिस्क है। इफ वी कंबाइन देम, अगर हम उन्हें कंबाइन कर दें, किसे? ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को, द रिजल्ट इज टोटल लेवरेज। तो वो क्या आएगा? टोटल लेवरेज आएगा। द रिस्क एसोसिएटेड विद कंबाइंड लेवरेज इज टोटल रिस्क। और कंबाइंड लेवरेज के साथ जो रिस्क रिलेट करता है वो टोटल रिस्क होता है। इट मेजर द इफेक्ट ऑफ, ये मेजर करता है इफेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। कंबाइंड लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज मेजर करता है, DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज मेजर करता है कि सेल्स में चेंज होने का ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सेल्स में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसका ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मेजर करता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। देखिए, कंबाइंड लेवरेज में भी फेवरेबल, कंबाइंड लेवरेज फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। इट विल बी फेवरेबल, ये फेवरेबल कब होगा? इफ सेल्स इंक्रीज, अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो कंबाइंड लेवरेज क्या है? फेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि सेल्स इंक्रीज होगा तो उससे ज़्यादा हमारा ईबीआईटी इंक्रीज होगा, और जितना ईबीआईटी इंक्रीज हुआ उससे भी ज़्यादा हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा, तो ये कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। एंड अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल कब होगा? व्हेन सेल्स डिक्रीज, अगर सेल्स डिक्रीज हो रहा है तो ये कंपनी के लिए क्या होगा? अनफेवरेबल सिचुएशन होगा। क्यों? क्योंकि जितने से सेल्स डिक्रीज हो रहा है उससे ज़्यादा का ईबीआईटी डिक्रीज होगा और उससे भी ज़्यादा ईपीएस डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज चेंज इन सेल्स विल रिजल्ट इन मोर प्रोपोर्शनल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ईपीएस, क्योंकि जो चेंज सेल्स में होगा उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हमारे ईपीएस में हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंबाइंड लेवरेज। आइए एक बार हम देखिए, एक बार हम इसे रिवाइज कर लें। क्या? सेल्स में से हम जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? जो अमाउंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। सॉरी। फिर उसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आता है? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसे ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आता है ईबीटी। ठीक है, फिर इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, तो क्या आता है? तो आता है ईएआईटी, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक, देखिए, जब हमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना होता है तो हम कंट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं और ईबीआईटी का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। जब हम ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी को, ये फिक्स्ड कॉस्ट के बाद का जो अमाउंट है और जो फिक्स्ड कॉस्ट के पहले का अमाउंट है वो। और जब हमें फाइनेंशियल लेवरेज निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, मतलब ईबीआईटी और ईबीटी, इंटरेस्ट के पहले वाला अमाउंट और इंटरेस्ट के बाद वाला अमाउंट। अब देखिए, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का पार्ट, ये हो गया फाइनेंशियल लेवरेज का पार्ट। कंबाइंड लेवरेज क्या होगा? इन दोनों का पार्ट क्या होगा? कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज किसको लेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, इसको लेगा और इसको लेगा कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, इन दोनों, ये जो ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट है और एक जो ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट और ये इंटरेस्ट वाला फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों के बाद वाला अमाउंट और इन दोनों के पहले वाला अमाउंट। इन दोनों के पहले वाला अमाउंट ये रहा कंट्रीब्यूशन, और इन दोनों के बाद वाला अमाउंट क्या हुआ? देखिए, इन दोनों के पहले वाला अमाउंट ये हो गया कंट्रीब्यूशन, ये, और इन दोनों के बाद का अमाउंट ये, और ये माइनस करने के बाद का अमाउंट ये ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन
EBT, ये क्या निकलेगा? कंबाइंड लेवरेज। ऐसे क्या निकलेगा? कंबाइंड लेवरेज। अगर ये फिगर आपको पूरा याद है तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अगर ये याद है तो। ठीक है, आइए अब देखते हैं, फॉर्मूला देख लें कंबाइंड लेवरेज का। देखिए, फॉर्मूला यूज टू कंप्यूट कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज निकालने के लिए कौन से फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं? कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए, अगर हम कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलेगा? कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। तो कंबाइंड ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। अब EBIT से EBIT अगर हम कट कर दें तो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। यही तो हम आपको पीछे बताए हैं, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। या तो हम ऐसे निकालें, या तो अगर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दिया है तो उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है इसका। क्या फॉर्मूला होता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलेगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये दोनों इधर उधर कट जाएगा, बचेगा क्या? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक, देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एंड फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। यहाँ पे EBIT से EBIT कट गया, बचा क्या? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब देखिए एक और फॉर्मूला, ये तो सेम है, सेम वही है। एक वो वाला फॉर्मूला भी था, एक सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, जो भी हम बताए हैं, मल्टीप्लाई क्या? EBIT अपॉन EBT। EBIT से EBIT कट जाएगा तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो दो फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का। क्या? एक तो ये होता है चेंज इन EPS अपॉन चेंज इन सेल्स, और एक ये कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, और एक ये डायरेक्ट अगर हमको दिया हुआ है ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज अगर दिया हुआ है तो ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो हमारा कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही निकलता है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज मतलब क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को जब हम कंबाइन कर देंगे तो वही आ जाएगा कंबाइंड लेवरेज, जो हमें क्या बताता है? टोटल रिस्क बताता है। क्या बताता है? टोटल रिस्क बताता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताता है। ठीक है, अब आइए इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन फर्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। देखिए, फर्स्ट है जब ऑपरेटिंग लेवरेज भी हाई है और फाइनेंशियल लेवरेज भी हाई है, मतलब कि हमारा जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी हाई है और हमारा जो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी हाई है।
ठीक है। हाई फाइनेंशियल लेवरेज है, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है, हाई फाइनेंशियल लेवरेज है मतलब क्या, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज रहने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, कंपनी में हाई चांस है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का। अगर थोड़ा सा चेंज हम करेंगे सेल्स में, अगर सेल्स में हम थोड़ा चेंज करेंगे तो ज़्यादा चेंज होगा किसमें, EBIT में, ठीक है। और फाइनेंशियल लेवरेज भी हाई है तो जितना EBIT में चेंज होगा उससे ज़्यादा क्या चेंज हो जाएगा, EPS में चेंज हो जाएगा। अगर हाई है तो फाइनेंशियल लेवरेज भी हाई है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी हाई है, इसका मतलब कि ज़्यादा रिस्क है बिजनेस में। बिजनेस में क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये पॉलिसी क्या होती है, बहुत ही डेंजरस पॉलिसी होती है, बहुत ही डेंजरस पॉलिसी होती है। क्यों, क्योंकि कंपनी का सेल वॉल्यूम एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो दोनों हाई फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सके, एक तो हाई ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को और दूसरा हाई फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को। दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए एटलीस्ट उतना सेल्स तो होना ही चाहिए कंपनी का। अब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद अगर अमाउंट बच रहा है तो कंपनी फेवरेबल सिचुएशन में, पॉजिटिव लेवरेज है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद बैलेंस ही नहीं बच रहा, तो कंपनी किस सिचुएशन में है, ब्रेक इवन की सिचुएशन में। और अगर कंपनी के पास इतना सेल्स नहीं है कि वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का पेमेंट कर सके, तो कंपनी किस सिचुएशन में आ जाएगी, नेगेटिव सिचुएशन में आ जाएगी, ठीक है। तो हाई फाइनेंशियल लेवरेज रखना बहुत ही डेंजरस काम है, बहुत ही डेंजरस काम है। क्यों, क्योंकि दोनों ही हाई है तो कंपनी का सेल भी हाई होना चाहिए, कंपनी का सेल मेंटेन्ड होना चाहिए इन दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि कंपनी का सेल हाई नहीं होगा तो कंपनी इन दोनों का पेमेंट नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे कंपनी क्या होगी, बंद होने के कगार पे आ जाएगी। क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी को पेमेंट तो करना ही करना है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी कहाँ से देगी, अपने कैपिटल से पैसा देगी। तो जब कंपनी के पूंजी से पैसा निकलने लगता है तो वो कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाती है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, कंपनी को बंद करने के कगार पे लेता है। तो ये पॉलिसी उन्हीं बिजनेसमैन के लिए अच्छी होती है, उन्हीं बिजनेस के लिए जो बहुत ही अच्छे कंडीशन में बिजनेस हो, जो बहुत अच्छा काम कर रही हो, जो रिस्क ले सकती हो, जो दोनों हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट और हाई फाइनेंशियल कॉस्ट दोनों को कंट्रोल कर सकती है, दोनों को कवर कर सकती है, ठीक है, अच्छे कंडीशन में है, वो ये पॉलिसी यूज़ कर सकती है। बाकी तो और कोई बिजनेस ये पॉलिसी ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड ही करते हैं क्योंकि ये बहुत डेंजरस पॉलिसी है। अब देखिए सेकंड है, दोनों लो है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी लो है, फाइनेंशियल लेवरेज भी लो है। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लो है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी लो है और जो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी लो है। मतलब कंपनी में एकदम भी रिस्क नहीं है, कंपनी में नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है, कंपनी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ये उन कंपनी के लिए सही होता है ये पॉलिसी जो एकदम भी रिस्क लेना नहीं चाहती, ठीक है। तो वो कहीं से लोन नहीं लेगी, ठीक है, कहीं से लोन नहीं लेगी, कुछ भी डेट इशू नहीं करेगी, कोई बॉन्ड इशू नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने रिजर्व से काम चला रही है, जो उसका रिजर्व है उससे काम चला रही है, अपने शेयर से काम चला रही है। तो कब तक ऐसा चलेगा? देखिए कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस बिजनेसमैन को, उस बिजनेस के ओनर को लोन यूज़ करना ही पड़ता है। या हम बोलें, अगर हम सिंपल से एग्जांपल आपको दें किसी बिजनेस का, तो देखिए जब भी कोई बिजनेस मार्केट में आता है वो बिजनेस कैसे बढ़ता है, वो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? वो बिजनेस तभी बढ़ेगा जब उसके पास अच्छा खासा फंड होगा, ठीक है, अच्छा खासा फंड होगा। अगर उसके पास फंड ही नहीं होगा बिजनेस के लिए तो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कैसे करेगा? बिजनेस का एक मूलभूत सिद्धांत क्या होता है कि जो भी बिजनेस होता है वो किस पे चलता है? उधार पे चलता है। सारे बिजनेस कैश पे नहीं चल सकते, हम आप सब जानते हैं बिजनेस कैश पे नहीं चलते, बिजनेस तो उधार पे चलते हैं। अगर आपको उधार नहीं मिलेगा तो आप बिजनेस कब तक इस कैश पे चला पाएंगे? तब अगर आप सिर्फ कैश पे बिजनेस कर रहे हैं तो आप लिमिटेड ही रह जाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस में आउटसाइडर का फंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ रिजर्व पे डिपेंड रहा गया, अगर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिजर्व पे डिपेंड है तो ज़्यादा दिन बिजनेस नहीं चल पाएगा, बिजनेस डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगा, बिजनेस को बढ़ाया नहीं जा सकेगा, ठीक है।
और लो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट भी लो है, इसका मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक लिमिट तक ही फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड कॉस्ट एक लिमिट तक फिक्स्ड होती है। अगर लो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन भी बहुत लो है। अगर प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है तो एक लिमिट के बाद हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तभी हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे जाएंगे। अगर हम एक ही गोडाउन तक सीमित हैं इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, हमारे प्रोडक्शन करने की एबिलिटी ही उतनी है, हमें उस एबिलिटी को इंक्रीज ही नहीं की। तो ये दोनों ही पॉलिसी, ये जो लो वाली पॉलिसी है ये भी पॉलिसी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस को इंक्रीज करना है तो ये दोनों लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों लो है इसका मतलब बिजनेस बहुत नीचे है, ठीक है, बिजनेस बहुत पिछड़ा हुआ है, आराम से बिना रिस्क के बस काम चलाओ कमा रहा है बस। तो ये दोनों ही पॉलिसी अवॉइड की जाती है, दोनों हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज हाई और दोनों ही लो, ये दोनों ही पॉलिसी अवॉइड की जाती है। अब अगर एक हाई है एक लो है तो वो दोनों ऑफसेट कर लेगा, मतलब जो इसका रिस्क है वो इसके एडवांटेज से ऑफसेट हो जाएगा, इसका एडवांटेज जो होगा वो इसके रिस्क को ऑफसेट कर देगा, ठीक है। इसलिए दोनों हाई और दोनों लो नहीं होना चाहिए, एक हाई एक लो होना चाहिए। अब इन दोनों में भी हम देखेंगे कि कौन सा अच्छा है, इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा अच्छा है। अगर हम हाई ऑपरेटिंग लेवरेज रखें, मतलब हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो हाई है और हमारा फाइनेंशियल लेवरेज लो है, इसका मतलब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा लो है, ठीक है। इसका मतलब हम डेट पॉलिसी, जो हमारी डेट है वो हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ज्यादातर किसका यूज कर रही है, अपने रिजर्व्स का यूज कर रही है और शेयर्स का यूज कर रही है। बिजनेस में अपने शेयर्स और रिजर्व के थ्रू फंड लेकर आ रही है कंपनी। देखिए पहले एक चीज समझिए कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी वैल्यू कब इंक्रीज होती है? उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है जब रिजर्व के पैसा इंक्रीज होता है। जब रिजर्व इंक्रीज होगा, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट इंक्रीज होगा तो इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर है, तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा है वो किसका होता है? वो शेयर होल्डर्स का होता है। अगर ये अमाउंट इंक्रीज होता है तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज होता है, और शेयर होल्डर्स की जब वेल्थ इंक्रीज होगी तो इनकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज होगी। अगर रिजर्व में डे बाय डे कंपनी के रिजर्व में इंक्रीज होता जा रहा है पैसा, तो शेयर होल्डर्स के वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिजर्व आज नहीं तो कल शेयर होल्डर्स को ही मिलते हैं, ये शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है। वो अर्निंग जो शेयर होल्डर्स को न देकर रिटेन्ड कर लिया जाता है, उसी से रिजर्व बनता है। तो ये पैसा किसका होता है? शेयर होल्डर्स के लिए होता है। अगर हम देखेंगे कि किसी कंपनी का रिजर्व डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो हम अगर आज 100 रुपए देने वाले थे तो उसी शेयर्स के लिए हम कुछ दिन बाद 500 या 1000 देने को भी तैयार हों। क्यों? क्योंकि उसका रिजर्व बहुत ज्यादा है। इसका मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो गई, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो गई तो मार्केट में शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। शेयर्स की वैल्यू जो शेयर होल्डर ने होल्ड करके रखी थी, उस शेयर की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो गई, और शेयर की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो गई मतलब कि कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये सब कब पॉसिबल होगा? ये सब तभी पॉसिबल होगा जब कंपनी डेट यूज करेगी, क्योंकि अगर कंपनी डेट के थ्रू पैसा लेकर आएगी, डेट के थ्रू फंड कलेक्ट कर रही है, तो कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस को बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज ही नहीं करेगी। अगर कंपनी डेट के थ्रू पैसा लेके आएगी तो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन के लिए रिजर्व एंड सरप्लस को यूज ही नहीं करेगी, बल्कि रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होता जाएगा, जिससे शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो कंपनी में डेट लो होना अच्छी बात नहीं है। अगर कंपनी में डेट लो है तो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगी, ठीक है। कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएगी। फिर हम वही चीज बोल रहे हैं कि बिजनेस उधार पे चलते हैं, कैश पे नहीं चलते। शेयर कंपनी में जो शेयर होता है वो लिमिटेड होता है, हम लिमिटेड शेयर ही इशू कर सकते हैं। आखिर कब तक हम शेयर पे डिपेंड रहेंगे?
ठीक है। इसलिए इन शेयर के अलावा भी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, जिनके लिए वो क्या यूज करती है, डेट यूज करती है। जब डेट यूज करेगी तो कंपनी को क्या मिलेगा, टैक्स एडवांटेज मिलता है। कंपनी को क्या मिलता है, टैक्स एडवांटेज मिलता है। साथ में ये डेट जो होते हैं वो इक्विटी से चीपर होते हैं, इक्विटी से सस्ते होते हैं, तो कंपनी को फायदा होता है डेट में। इसलिए बोला जाता है कि ये जो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और लो फाइनेंशियल लेवरेज है, इस पॉलिसी से अच्छी ये वाली पॉलिसी है, लो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड हाई फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज अगर हाई है, देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज अगर हाई है, इसका मतलब कि कंपनी को अपना सेल्स इंक्रीज करना होगा। किस लिए, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए। देखिए जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है, ईबीआईटी आता है। अगर यहाँ पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा तो ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा, ये हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर यही फिक्स्ड कॉस्ट हम लो रखेंगे तो ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रॉफिट हमारा पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा अगर हम इस फिक्स्ड कॉस्ट को लो रखें तो। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारा लो होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारा लो होगा तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट होगा उसका हम एडवांटेज कहाँ ले सकेंगे, अपने ईपीएस पे ले सकेंगे। ठीक है, इससे हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने का एक और रीजन है क्या, कि हम हाई डेट पॉलिसी यूज किए हैं, हाई फाइनेंशियल लेवरेज यूज किए हैं। इससे क्या होगा, कंपनी में फंड आएगा डेट के थ्रू, जिससे शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि उनका रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज होगा, और शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज होगा तो उनकी मार्केट में वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर शेयर्स की मार्केट में वैल्यू इंक्रीज होगी तो कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए ये पॉलिसी बेटर मानी जाती है। कौन सी पॉलिसी, ये कॉम्बिनेशन क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज एन आइडियल सिचुएशन। इसको आइडियल सिचुएशन बोला जाता है। द कंपनी कैन फॉलो एग्रेसिव डेट पॉलिसी, क्योंकि कंपनी डेट पॉलिसी यूज कर सकती है, डेट यूज कर सकती है अपने बिजनेस में। अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए डेट होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। ठीक है, तो ये था कॉम्बिनेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए कंबाइंड लेवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंडिकेट्स द इफेक्ट दैट चेंजेस इन द सेल्स विल हैव ऑन ईपीएस। ये हमें क्या बताता है, जो सेल्स में जो चेंजेस हो रहा है उसका हमारा ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमें कंबाइंड लेवरेज बताता है। कंबाइंड लेवरेज क्या दिखाता है, कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है हमें किसका, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का कंबाइंड इफेक्ट अगर हमें देखना होगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कंबाइंड लेवरेज। A combined leverage of high operating leverage and high financial leverage is very risky situation. अगर दोनों हाई है तो ये क्या है, बहुत रिस्की है। Because the combined effect of two leverages, क्योंकि combined effect of two leverages is the multiple of these two leverages. A combination of high operating leverage and low financial leverage. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है और लो फाइनेंशियल लेवरेज है, इंडिकेट्स दैट द मैनेजमेंट शुड बी केयरफुल एज द हाई रिस्क इन्वॉल्व इन द फॉर्मर इज बैलेंस्ड बाय द लेटर। अगर ये पॉलिसी है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पहले अपना ये वाला कॉस्ट कवर करना पड़ेगा, पहले रिस्क को देखना पड़ेगा। पहले जो है, जो पहले कंपनी सामना करेगी वो इस कॉस्ट का सामना करेगी एज कंपेयर टू लो फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि उसके बाद तो रिस्क कम है। ऐसे समझिए कि अगर आपको डायरेक्ट एक बड़ी दीवार छलांग लगाने के लिए बोल दी जाए, फिर उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर ऐसे दी जाए, तो पहले आप बड़ी दीवार देख के आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन सपोज करिए पहले आपको छोटा दिया जाए, फिर थोड़ा बढ़ाया जाए, फिर थोड़ा बढ़ाया जाए, फिर थोड़ा बढ़ाया जाए, तो कौन सा अच्छा होगा, ये कंडीशन अच्छा होगा ना। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है। फिफ्थ है अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो ऑपरेटिंग लेवरेज। अब यहाँ पे लो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड हाई फाइनेंशियल लेवरेज गिव्स अ बेटर सिचुएशन। ये एक बेटर सिचुएशन माना जाता है फॉर मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क फैक्टर, और रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए। बिकॉज कीपिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज एट लो रेट
फुल एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग कैन बी टेकन टू मैक्सिमाइज रिटर्न, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा लो है तो हम डेट फाइनेंसिंग का फुल एडवांटेज ले सकते हैं रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए। In this situation, the firm reaches its break-even point at the low level of sales with minimum business risk. इसमें रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, लो सेल्स में भी अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेती है विदाउट मच बिजनेस रिस्क। ठीक है, मिनिमम बिजनेस रिस्क के साथ। अगर सोचिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होता, अगर हाई फिक्स्ड कॉस्ट होता तो कंपनी को अपने सेल्स को मैक्सिमम रखना पड़ता। किस लिए मैक्सिमम रखना पड़ता है, इस फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए। अगर ये लो है तो लो सेल्स में भी कंपनी अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर सकती है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, जहां पे जो सेल्स होता है वो कॉस्ट के इक्वल होता है। A combination of low operating leverage and low financial leverage indicates the firm losses profitable opportunities. अगर दोनों लो है तो ये माना जाएगा कि कंपनी अपने प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देगी। ठीक है, तो ये था कंबाइंड लेवरेज का इफेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कंबाइंड लेवरेज। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद मैं लेके आऊंगी MCQs ऑन लिवरेज, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज का वो वीडियो देख लेंगे तो ये समझने में आसानी होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसे ध्यान में रखिएगा, कौन सा पॉलिसी अच्छा होता है, कौन सा सिचुएशन आइडियल होता है, जब ऑपरेटिंग लेवरेज लो होगी और फाइनेंशियल लेवरेज हाई होगी। ये ही बिजनेस के लिए अच्छी पॉलिसी होती है एज कंपेयर टू दीज 3। अगर हम इन तीनों से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, दोनों हाई भी अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत डेंजरस है, दोनों लो भी लेके नहीं चल सकते हम, क्योंकि कंपनी में कुछ ना कुछ ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट का होना अच्छा है। रिस्क तो है लेकिन साथ में अच्छा भी है। हालांकि रिस्क यहाँ पर भी है, ये वाले केस में भी रिस्क है। इस वाले में फाइनेंशियल लेवरेज है तो फाइनेंशियल रिस्क तो है, लेकिन ये एडवांटेज भी ज़्यादा पहुँचाएगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, यहाँ पे हमको ज़्यादा सेल्स करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अपना सेल्स ज़्यादा रखना पड़ेगा इस फिक्स्ड कॉस्ट को पहले कवर करने के लिए। अब यहाँ पे लो है तो कंपनी का सेल्स अगर लो भी हो जाएगा तो EBIT को, प्रॉफिट को वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इस केस में अगर सेल्स रिड्यूस होगा तो उससे ज़्यादा EBIT रिड्यूस हो जाएगा जो हमारे EPS को अफेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ मुस्कान, जहाँ पे मैं अपने वीडियो के PDFs एंड लाइव क्विज कराती हूँ। अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।